हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आयंक सर। आज हम बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम बात करेंगे कि भारतीय न्यायपालिका में क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ में सुधार होनी चाहिए, कैसी सुधार होनी चाहिए। तो उनकी बहुत सारी खामियों पे हम बात करेंगे आज, जो कहीं पे कोई बात करता भी नहीं है। जैसे कि हम सबों को पता है कि निचली अदालत होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। निचली अदालत के जजों की नियुक्ति एक तो एग्ज़ाम के द्वारा होते हैं, दूसरा कानून के जो जानकार है उसे राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। उसके बाद उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के तहत होते हैं। मैं कॉलेजियम पे अभी बात नहीं करूँगा, किसी दिन इस पे मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि फिर इस पे बात करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा होते हैं। मतलब जज ही जज को चुनते हैं, जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। फिर कॉलेजियम के जगह पे केंद्र सरकार ने 2015 में, अगर मैं सही हूँ तो, 99वां संविधान संशोधन करके NJAC लाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसे उच्चतम न्यायालय ने संविधान के विरुद्ध और न्यायपालिका पे हस्तक्षेप करने के आरोप को लेकर इसे NJAC को खारिज कर दिया। अब देखें, NJ जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस पे सवाल उठते हैं। ठीक है, सवाल किस तरह का उठता है तो वो देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भारतीय न्यायपालिका है वो एक तरह से संविधान का संरक्षक होते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं, और जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 उसका कस्टोडियन है। और खास करके उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो 5 तरह का रेट है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो शासक है, वो जनता के जो अधिकार है उनका उल्लंघन ना करे। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रेट भी जारी करते हैं। और भारतीय जनता का न्यायपालिका पे विश्वास है। ये वो एक पक्ष। दूसरा पक्ष, जैसे मैंने बोला, कॉलेजियम। कॉलेजियम पे ये आरोप लगते हैं कि इससे भाई भतीजावाद बढ़ रहे हैं, नेपोटिज्म बढ़ रहे हैं। अच्छा, कॉलेजियम जो प्रणाली, इसकी शुरुआत थर्ड जजेस केस 1998 से हुआ। ठीक है, इस पर मैं किसी दिन सेपरेट वीडियो लाऊंगा कॉलेजियम पे। अब है कि उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति, पदोन्नति, ट्रांसफर, ये कॉलेजियम के द्वारा होते हैं। और उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति और पदोन्नति ये कॉलेजियम द्वारा होते हैं। हाई कोर्ट के जजों के संदर्भ में जो कॉलेजियम, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठ जज होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो कॉलेजियम है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। अब सवाल ये है कि कॉलेजियम पे जो सवाल उठते हैं ये क्यों उठ रहे हैं? ये इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे लोग बने हैं जिनके माताजी, पिताजी या दादाजी या उनके परिजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं।
इसलिए इन पे आरोप लगता है कि ये भाई भतीजावाद करते हैं, यानी तुम मेरे बेटे को चुनो और हम तुम्हारे बेटे को या बेटी को चुनेंगे, जिसे बॉलीवुड में होता है कि तुम हमारे बेटा बेटी को मौका दे दो, हम तुम्हारे बेटा बेटी को मौका दे देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से कॉलेजियम पे ये आरोप लगते हैं। और मैं नाम भी बता सकता हूँ ऐसे जजों का जिनके पेरेंट्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि व्यक्तिगत किसी पे वो करना सही नहीं होता है। अब एक सवाल ये होता है कि क्या जज का बेटा ही जज बनेगा क्या? उनकी काबिलियत या उनकी क्वालिफिकेशन ही बस इतनी सी है कि वो जज का बेटा है, और जो नहीं बन पाया क्योंकि उनका परिजन या उनका रिश्तेदार कोई जज नहीं रहा हो, तो इसलिए इस पे उंगली उठते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जज चुने जा रहे हैं उनमें काबिलियत नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन ये सवाल उठते हैं क्योंकि जब आप देखोगे, जब थोड़ा आप उस पर मैं नाम नहीं बोल सकता, नहीं तो मैं आपको गिना सकता था, तो फिर उन पे उंगली उठते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि जो आप चुने गए हो आप अपने काबिलियत के अनुसार ही चुने गए हो। ये भी है ना, और जो नहीं चुने गए उनमें काबिलियत नहीं है, तो इसलिए इस पे सवाल उठते हैं। अब देखो, जब जज ही जज को चुन सकते हैं तो मेरे अनुसार तो फिर आईएएस और विधायक को भी, उनको भी अधिकार होनी चाहिए कि आईएएस जो है वो किसी को भी आईएएस बना दे, जो विधायक है वो किसी को विधायक बना दे। आईएएस क्यों एग्जाम में बैठे, सीधा डायरेक्ट उनको चुन लिया जाए। विधायक क्यों जाए वोट मांगने के लिए, डायरेक्ट विधायक ही विधायक को चुन ले। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, इस पे बात कोई नहीं करते, मैं बात करता हूँ कि क्या होना चाहिए। तो मैं कॉलेजियम के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, इस पे शक होता है कि हाँ आप चुने गए हो, तो मुझे लगता है कि आप काबिलियत, मतलब आपकी आप पे शक होता है कि हाँ, कि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत तरीके से चुने गए हो, लेकिन हाँ सवाल उठते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ना कॉलेजियम हो और ना एनजेएसी हो जो सरकार ने लाया था, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर सरकारी हस्तक्षेप जुडिशरी में बढ़ जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि यूपीएससी जैसी एक ऐसी संस्थान होनी चाहिए जो न्यूट्रल हो, जो जजों की नियुक्ति करे, पदोन्नति करे और ट्रांसफर करे। ऐसा हो सकता है ना, तो ऐसी संस्था होनी चाहिए या ऐसी संस्थान होनी चाहिए। तो ये रहे कॉलेजियम पे बात। अब हम बात करते हैं देश में पेंडिंग केसों की। आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं, पता नहीं, इस देश में 70% कैदी विचाराधीन है, यानी अंडर ट्रायल है। इसका मतलब होता है अभी तक दोषी साबित नहीं हुआ है, लेकिन जेल में बंद है। हो सकता है उसमें बहुत बेगुनाह भी हो। अब मैं एक रिपोर्ट का मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। निचली अदालत में 3 से 4 करोड़ केस लंबित है। उच्च न्यायालय में 50 से 60 लाख केस लंबित है, और उच्चतम न्यायालय में 70 से 80 हजार केस लंबित है, पेंडिंग है। अब मेरा मानना है कि अभी तो कॉलेजियम है, कॉलेजियम आपके हाथ में है, तो आप जजों की नियुक्ति करो। किसने रोका है, कौन रोक सकता है? इतना इतना केस पेंडिंग है, 70% अंडर ट्रायल है, क्या है ये? अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 से 35 जज है, मेरे अनुसार 1000 जज होने चाहिए। तो आप जजों की नियुक्ति करो ताकि जो केस पेंडिंग है उसको आप निपटा सको। एक व्यक्ति अदालत का चक्कर लगाते लगाते बूढ़ा हो जाता है, उनकी एक पीढ़ी गुजर जाती है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी अदालत का चक्कर लगाती है।
फैसला आने में पक्ष में आए या विपक्ष में आए 20 से 40 साल लग जाते हैं। ये क्या है? अब देखो कि एक व्यक्ति को 20 साल की उम्र में गिरफ्तार किया, समझिए मेरी बात को, और जब वो 60 साल का उम्र का हुआ तो उसको ये कह के उसको रिहा किया गया कि आप बेकसूर थे, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। काहे का बाइज्जत? आपने तो उसको उसका इज्जत ही लूट लिया, आपने तो उसकी जिंदगी ही नरक बना दिया। उसका 40 साल बेगुनाह होते हुए जेल में कट गया। इसका दोषी कौन? उसकी 40 साल आप लौटा सकते हो क्या? तो कैसी सिस्टम है जी, कैसी व्यवस्था है ये कि 40 साल के बाद आप बोलते हो कि आप बेगुनाह हो, आपको रिहा किया जाता है? क्या है ये? गलत है, ये बहुत गलत है, ये गुनाह है, पाप है, न्याय के नाम पे धंधा है, ये बंद होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर न्याय 6 महीने के अंदर नहीं मिला तो वो न्याय नहीं है, वो अन्याय है। बात खत्म। 6 महीने के अंदर उनको न्याय मिलनी चाहिए और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अब कोर्ट एक बात बोलता है कि बेशक 99 बेगुनाह छूट जाए, लेकिन एक गुनहगार को 99 बेगुनाह छूट जाए, लेकिन एक ऐसा कुछ है, शायद मैं अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि कोई अपराधी भी ना छूटे और कोई जो बेगुनाह है वो जेल में सड़े भी नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो है नहीं, जो दिख नहीं रही है। अब आप बताओ, जिसको 20 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया, यानी उनके विरुद्ध गलत सबूत पुलिस ने दिया, जज ने उनको सजा दिया, तो क्या उस पुलिस पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या उस जज पे मुकदमा नहीं चलनी चाहिए? क्या इन दोनों को सजा नहीं होनी चाहिए कि एक बेगुनाह व्यक्ति के विरुद्ध आपने गलत सबूत कैसे दिया, और गलत सबूत होते हुए आपने उसको सजा कैसे दिया? क्या उस वकील को, क्या उस जज को सजा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? आपने सुना है क्या? नहीं सुना होगा। फिर आप सुनते होंगे कि कोई नेता, अभिनेता, सुबह सजा हुई, शाम को बेल मिल गया, जमानत मिल गया। 5 साल की सजा हुई, 5 साल से वो बाहर है। कोई नेता है, सजा हुआ, पैरोल पे वो बाहर है। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसी सिस्टम है कि आप सजा भी देते हो और वो बाहर भी है? वही जो गरीब आदमी है, वो अगर गुनाह ना भी किया हो, अपराध ना भी किया हो, तो तब भी वो जेल में सड़ रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? ये पैसे और पावर वाली जो न्याय व्यवस्था है, यही कहेंगे ना आप लोग? यही है ना असल में? तो यही चल रहा है। अब जो इसी में जो नया टॉपिक है वो है कि भारतीय न्यायिक सिस्टम अपराधी पैदा करती है। अब आप कहोगे कि तुम क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, आप सही सुन रहे हो कि जो भारतीय न्यायिक सिस्टम है ना, वो अपराधी पैदा करता है। कहोगे कैसे? तो सुनो ऐसे। चंबल में ऐसे बहुत सारे अपराधी हुए हैं, वो इसलिए अपराधी बने कि उनको न्याय नहीं मिला और फिर उन्होंने हथियार उठा लिया। ऐसी बहुत सारी उदाहरण है।
मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप खुद रिलेट करिएगा। मान लो कोई अपराधी या कोई गलत आदमी आपके किसी फैमिली मेंबर को मार दे जान से, आप क्या करोगे? थाना जाओगे, एफआईआर दर्ज करवाओगे, पुलिस सबूत जुटाएगी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, चार्जशीट बनाएगी, कोर्ट उसको सजा देगी। कुछ महीने के बाद वो फिर लौट के आएगा, फिर आपको धमकी देगा कि तुमने मेरे विरुद्ध केस किया था, तुमने मुझे जेल भेजवाया, अब तुम्हारा जो माता जी है या तुम्हारा बहन है, तुम्हारा भाई है या जो भी है, अब हम उसकी कत्ल करेंगे, अब हम उसको मारेंगे। ये धमकी दिया। आप फिर क्या करोगे? थाना जाओगे, फिर पुलिस वही प्रक्रिया करेगी, फिर वो अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा क्योंकि उसे जमानत मिल रहा है। और फिर जब आया तो वो मन बना के आया कि आपके फैमिली मेम्बर को नुकसान पहुंचाएगा। तो आप बताओ, आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपसे ही पूछ रहा हूं, बताओ आप क्या करोगे? आप उसे छोड़ दोगे? वो आपके आंख के सामने आपके भाई को, आपकी बहन को मारेगा, तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे उसे? नहीं छोड़ोगे ना। तो ना चाहते हुए भी आप अपराधी बन गए ना। यही है सिस्टम का लोप हो। इसलिए मैं बोलता हूँ भारतीय न्यायिक व्यवस्था अपराधी पैदा करती है। ठीक है, जब न्याय नहीं मिलेगी और आदमी जब मजबूर हो जाएगा तो उसे हथियार उठाना ही पड़ता है। यही मेन रीजन है। समझ रहे हो ना आप? अब देखो, इसमें पुलिस व्यवस्था भी कमज़ोर है, उसमें भी सुधार होनी चाहिए। देश की जो कानून व्यवस्था, कानून जो नियम है, लॉ है, उसमें भी सुधार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जज भी सुधार करे कि जब अपराधी तो उनको आप बेल क्यों दे रहे हो? क्या है ये? ठीक है। अच्छा अच्छा, ये अपराधी आप देखते होंगे कि ये जब बाहर आता है ना, बड़ा चौड़ा होके आता है। ठीक है ना, आपने ये देखा होगा। और एकदम चौड़ा होके आता है और जेल से आने के बाद तो और ज़्यादा खूंखार हो जाता है, क्योंकि जेल में ना पूरी सुविधा मिलते हैं उनको। मतलब जितना बाहर भी नहीं मिलता उससे ज़्यादा जेल में मिलता है। आपने देखा ही होगा कि बड़े बड़े अपराधी कैसे मज़े से रहते हैं जेल में। जो बड़े बड़े करप्ट लीडर है वो जेल में मज़े से रहते हैं, उनको सारी सुविधा होती है, सारे मज़े लेते हैं वो जेल में, क्योंकि हमारी जेल व्यवस्था ही ऐसी है। समझे ना? हमारी जेल व्यवस्था ही ऐसी है। मुझे ना 2 महीने के लिए तिहाड़ जेल का ना प्रशासक बना दो। मैं ऐसी जेल व्यवस्था बना दूंगा ना जैसे एल साल्वाडोर में नायब बुकेले ने बनवाया, जैसे अमेरिका ने ग्वांतनामो बे का जेल था, वैसा बना दूंगा। उससे भी खतरनाक बना दूंगा। जो अपराधी बाहर आके चौड़ा होके ये कहते हैं कि जेलर तो मेरा ससुर है और जेल मेरा ससुराल है, वो जज के सामने बोलेगा, जज साहब मुझे फांसी दे दो, मुझे मौत की सज़ा दे दो, मुझे जेल नहीं जाना है। जेल ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं जेल में 2 व्यवस्था करूँगा। अंडर ट्रायल के लिए अलग व्यवस्था होगा, और जो हार्डकोर क्रिमिनल है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, उनका ज़िंदगी नर्क से बदतर बना दूंगा। वो एक दिन उनके लिए एक साल के बराबर होगा। तो जेल ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी जेल से बाहर आने के बाद वो बोले कि मैं जेल कभी नहीं जाऊंगा, जेल जाना ही नहीं है, मर जाना है, जेल नहीं जाना है। लेकिन हमारे यहाँ चोरे होके घूमते, आपने देखा ही होगा, क्योंकि हमारी जेल की व्यवस्था ही ऐसी है, सड़ी गली व्यवस्था है जेल की। जो बाहर चीज़ उपलब्ध नहीं वो जेल में उपलब्ध होते हैं। समझ रहे हो ना? इतनी सड़ी गली व्यवस्था है। ये सुधार होनी चाहिए, तभी अपराध पे अंकुश लग सकते हैं। पुलिस में सुधार होनी चाहिए, जेल में सुधार होनी चाहिए, न्यायपालिका में सुधार होनी चाहिए, और कानून ठोस होनी चाहिए, ताकि ये चोरी होके जो घूमते हैं ना,
ये सारे इनका जो भोगाल है ना वो पिछवाड़े देके निकल जाए। अब जो अगला मुद्दा है वो है भारतीय न्यायालय प्राइवेट लिमिटेड। आप फिर कहोगे भैया ये क्या तुम बोल रहे हो, भारतीय न्यायालय प्राइवेट लिमिटेड। आप सही सुन रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ कि भारतीय न्यायालय प्राइवेट लिमिटेड। आप कहोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस ना बाहर जीता जाता है, अंदर तो सिर्फ रस्म निभाया जाता है। आप कहोगे भाई ये समझ में नहीं आया कैसे, तो मैं बताता हूँ। अगर आपके कॉरपोरेट या बड़े वकील को हायर कर लिया आपने, जिसकी एक बार कोर्ट में बहस करने की फीस 50 लाख से 1 करोड़ है, तो आप केस जीत जाओगे। ये वकील अपने कानूनी दांव पेच से झूठ को सच, सच को झूठ करने के लिए इनको आते हैं, ठीक है। और इनका सक्सेस रेट 95 to 98% है। यानी आप अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, ऐसे वकील कर लो आप केस जीत जाओगे। और अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बेकसूर होते हुए भी गुनहगार हो जाओगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रचलन है हमारे न्यायालय में। ठीक है। अब मान लो कि कोई कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, वो पेड़ काट रहा है या प्रदूषण कर रहा है, और मैंने उसके खिलाफ कोर्ट गया। अब वो वकील के पास, वो जो बिजनेसमैन है उसके पास पैसे है, सब चीज़ है, तो वो ऐसे वकील हायर कर लेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो जो प्रदूषण कर रहा है वो केस जीत जाएगा, और जो प्रदूषण चाहता है कि प्रदूषण ना हो, पेड़ ना काटा जाए, वो हार जाएगा। इसलिए मैंने बोला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस बाहर जीता जाता है, अंदर तो सिर्फ रस्म निभाया जाता है। अच्छा, मैं ऐसे वकीलों का नाम गिना सकता हूँ आपको, लेकिन मैंने बोला ना मैं पर्सनल किसी पे वो नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं उंगलियों पे नाम गिना सकता हूँ। ऐसे वकील थे जो अभी दुनिया में नहीं है, अभी भी हैं, तो मैं गिना सकता हूँ। तो ये वकील अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप केस जीत गए। आप अपराधी हो, वकील कर लो अच्छा, आप बस। अगर आप बेकसूर हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जाओगे, आप कोर्ट जाओगे और अंदर भी जाओगे। ये सिस्टम है जी। मैं नहीं कहता हूँ कि 100 का 100 यही है, लेकिन हाँ ये भी एक सच्चाई है, कोर्ट की सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे किसी जानकार से बात कर लेना, आपको बता देगा जो मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरा कहना है कि न्यायपालिका समान है, सबके लिए। कहा जाता है कि जो भारतीय न्यायपालिका है, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए समान है। तो भैया जब सबके लिए समान है, तो वकील की फीस भी तो एक तय होनी चाहिए ना, कि आप एक निश्चित सीमा से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। कोई वकील 50 लाख ले रहे हैं, क्या गरीब आदमी 50 लाख दे सकता है क्या? या मध्यम वर्गीय आदमी भी 50 लाख दे सकता है क्या? नहीं दे सकता भैया, नहीं दे सकता। तो वकील का फीस भी तो तय होनी चाहिए ना। ये क्या बना के रखा है? ये शेयर मार्केट बना के रखा है, मछली पट्टी बना के रखा है, क्या है ये न्यायपालिका है ना, उसको क्या बना के रखे हो? धंधा मत बनाओ, ये धर्म है। कहा जाता है कि जो न्याय है ना वो धर्म होता है, धर्म को धंधा मत बनाओ। तो वकीलों का फीस भी तय होनी चाहिए, मनमाने फीस नहीं होनी चाहिए जी, कि भैया मेरे पास पैसा है, मैं तो ऐसे वकील को हायर कर लूंगा, केस जीत जाऊंगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम हार जाओगे। ये नहीं होनी चाहिए। अब आप, जो अगला मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपने सुना होगा कि निचली अदालत ने किसी को फांसी दिया, उच्च न्यायालय ने उसको उम्र कैद में बदल दिया, और उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। अब मेरी खोपड़ी में समझ में नहीं आ रहा है कि भैया संविधान एक है, कानून लो एक है,
जज भी लगभग पढ़े लिखे हैं, सारा सिस्टम एक है। तो एक ने फांसी दिया, दूसरे ने उम्र कैद में बदला, तीसरे ने उसको रिहा कर दिया। यानी जो मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो जिसको रिहा किया वो बेकसूर व्यक्ति है, तो फिर उसको निचली अदालत में फांसी कैसे मिल गया, उच्च न्यायालय में उसको उम्र कैद कैसे मिल गया? यानी ये जजों की गलती है, तो उनकी सजा होनी चाहिए ना, कि आप एक बेगुनाह व्यक्ति को आपने सजा कैसे दिया? हेलो, होनी चाहिए ना, ये भी सवाल उठता है ना, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करते। और मैं टेंशन ले लेके अपनी दाढ़ी पका रहा हूँ। खैर, देखो मेरा किसी अदालत या जजों को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ना कोई उद्देश्य है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जो खामियां हैं, जो कमी है भारतीय जुडिशरी में, मैं उसको उजागर करूं। मैं भारतीय न्यायपालिका बहुत इज्जत करता हूं, भारतीय जजों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप में खामियां है, आप में बहुत सारी लोपहोल है, आप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुधार होनी चाहिए, वो आप करो। और अगर सरकार गलती करती है तो भारतीय न्यायपालिका डांट लगाती है, उस पर कमेंट करती है, बहुत कुछ सजा भी देती है। ब्यूरोक्रेट गलती करती है तो उसको भी डांट लगाती है, जो भी गलती करती है डांट लगाती है। तो क्या आप गलती करोगे तो आपको कोई डांट नहीं लगा सकता है क्या? चलो डांट नहीं लगा सकता, चलो कोई बात नहीं, क्या सवाल भी नहीं उठा सकता है क्या? क्या भारतीय जनता की या मुझको ये हक नहीं है कि मैं आप पे सवाल उठाऊं? नहीं उठा सकता सवाल क्या? उठा सकता हूं ना। अब जो मैंने ये बोला है, अच्छा ये ना मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो बड़ा हो, ठीक है। मैं बाद में कभी मैं 2-2.5 घंटा का वीडियो इस पे लाऊंगा। अभी मैं बहुत शॉर्ट में इसको, एक बोलता ना एक ट्रेलर, वो है, फिल्म बाकी है बाबू, वो बाद में देखेंगे। तो बहुत शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 2-3 घंटा का वीडियो बना सकता हूँ, बहुत सारी मुद्दे हैं और बहुत गहराई में भी जा सकता हूँ। मैं अभी बहुत शॉर्ट में इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये 30 से 35 मिनट में हो जाए। अभी 27 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं पूरे उसका, अब देखिए जो मैंने बात किया, अब न्यायालय के पास 2 रास्ते हैं। पहला कि जो मैंने बोला है उस पर अमल करे, सुधार करे, ताकि आम जनता की अदालत पर जो भरोसा है वो मजबूत हो सके और जो अदालत की जो विश्वसनीयता है वो बरकरार रह सके। दूसरा, मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालयिक अवमानना बोलकर नोटिस दे, मुझे परेशान करे। जैसे अभी विकास देवकीर्ति को, हाँ, जो अजमेर निचली अदालत ने उसको नोटिस दिया, उनको बुला रहे। अच्छा, विकास देवकीर्ति ने जो कहा है वो सही कहा है, कोई गलत बात नहीं बोला है उन्होंने, ठीक है। लेकिन सवाल क्या है ना हमारे यहाँ, कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, इसका भी मिसयूज हो रहा है। अच्छा, कोई जो नहीं समझते, मैं उसको बता दूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। और मुझे लगता है जुडिशरी में जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये पता नहीं है, वो सिर्फ इसका फ़ायदा और इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि दूसरों का मुंह बंद किया जा सके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का असल जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर कोई कोर्ट का फैसला ना माने, अगर कोई ये बोले कि उस जज ने जाके उसका मोबाइल चोरी कर लिया, मतलब बेफिजूल की बातें करे, तो उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, लगना चाहिए। लेकिन जो आपकी खामियां बताए, जो आपकी कमियां गिनाए, आप उनका मुंह बंद करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सहारा लोगे, ये क्या है? ये तो छिचलापन है ना, ये गलत है ना। मतलब आप अपने आप को क्या समझते हो कि आप ईश्वर का दूसरा रूप हो? आप पृथ्वी का अपने आप को ईश्वर ही समझते हो क्या? माय लॉर्ड, ये क्या सिस्टम है?
ये तो मतलब जैसे अंग्रेज हुआ करता था कि उन पे जो भी सवाल करे जवाब करे तो उनको जेल भेज दो, उनको परेशान करो, वही कर रहे हो ना आप। आप ये देखो ना कि जो इंसान आप पे सवाल उठा रहे हैं, या मैं रहूं या कोई भी हो, क्या वो गलत बात बोल रहे हैं क्या? क्या मैं ये गलत बात बोल रहा हूँ कि किसी को 20 साल की उम्र में गिरफ्तार किया जाता है, 60 साल की उम्र में छोड़ दिया जाता है? क्या ये भारतीय न्यायपालिका में ऐसा नहीं होता है क्या? बहुत होता है। एक कोर्ट का एक मामले का फैसला आने में 20 से 40 साल लगता है। क्या ये गलत बात बोल रहा हूँ क्या? सही है ना? क्या कॉर्पोरेट वकील का प्रचलन नहीं है हिंदुस्तान में क्या? क्या गलत बात है क्या? नहीं है ना? ये कमियां है ना, ये खामियां है ना आप में, तो इसको सुधार करिए ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे आप डराओगे, आप मुंह बंद करोगे। कपड़े फट गए हैं, आप रफू मत करो, ठीक है? आप डरा नहीं सकते किसी को नोटिस देके। आप कोई ईश्वर का, यहाँ तो इंसान ईश्वर पे भी उंगली उठाता है, उन पे भी सवाल करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप तो इंसान हो ना, आपसे भी गलती हो सकती है, आप में गलती है, हमारी न्यायपालिका में बहुत सारी गलती है, उस पर सुधार करो ना, उस पर सुधार होनी चाहिए ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे आप दूसरे को परेशान नहीं कर सकते, दूसरे को जलील नहीं कर सकते, दूसरे को जेल नहीं भेज सकते, ये मत करो। किसी को अगर गलत फहमी हो ना किसी को कि जी देखो भारतीय न्यायपालिका का तो बहुत इज्जत, मैं नहीं कहता हूँ कि इज्जत नहीं है, इज्जत है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा है कि भैया भारतीय न्यायपालिका इसकी तो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में कदर है, सम्मान है, तो मैं बोलता हूँ एक एक काम करो, ऐसे लोगों को, या ऐसे कुछ जज भी है तो अच्छा, पहले बात कि भारतीय न्यायपालिका में अच्छाई ये है कि भारतीय न्यायपालिका में अधिकांश जज अच्छे हैं। जैसे मेरा एक वीडियो था, मैंने बोला था 90% देश की जो नेता है ना वो बेकार है, लेकिन मैं जज के मामले में ये नहीं बोल सकता, क्योंकि जज, अधिकांश जज अच्छे हैं, कुछ गलत हैं जिनके कारण जुडिशरी बदनाम हो रही है और सिस्टम में लोप होल है, जिसके कारण जुडिशरी पे लोगों का भरोसा कम हो रहा है। अगर कोई जज ये समझ रहे हैं ना कि भाई हमारा तो बहुत इज्जत है, हमारा तो बहुत कदर है, तो दो बातें हैं कि पहले तो आप एसी के रूम में रहते हो, कभी उससे बाहर निकलो। दूसरा, लोग डर के मारे आप पे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि फिर उनको डर होता है ये भैया क्यों परेशान करोगे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे, ये चीज़ें। मेरा एक सलाह है आपको, जो आप ऐसा मानते हो ना, मेरा एक सलाह है, कभी ना वो लाल लश्कर से हटके, जो काफिला होता है ना उससे हटके, नॉर्मल कपड़ा पहन के कभी देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोने में जाओ और वहाँ पे आम जनता से पूछो कि आपका भारतीय न्यायपालिका में या भारतीय जजों पे कैसा राय है, तो आपको पता चलेगा। बात बढ़ चुकी है, आपको पता नहीं है, आप जाके सुनो कि जनता आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, समझ रहे हो ना आप? ये जाके सुनो, तो ये गलत फहमी मत रहो। तो जो अच्छे जज हैं उनको सैल्यूट है, और जो गलत हैं तो फिर क्या कहना। लेकिन हाँ, भारतीय न्यायपालिका में सुधार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो वीडियो भी लंबा हो चुका है, 33 मिनट का हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। किसी दिन मैं दूसरे वीडियो 2-2.5 घंटा का लाऊंगा इस पर। तो जो भी आप सुन रहे हैं, एक मैं छोटा सा मुद्दा उठाने की कोशिश किया, तो बस इस चैनल को, जो भी मैंने बोला है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट में करें और इसको शेयर कर दें, ताकि लोग जान सके, समझ सके, क्योंकि लोगों को तो पल्ला पड़ता ही है कोर्ट कचहरी से, तो वो इस चीज़ को समझ सके अच्छे से। मैं फिर बोलता हूँ, मैं भारतीय न्यायपालिका, भारतीय जजों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो गलत है, जो खामियाँ हैं, मैंने उसको गिनाया है। मेरा किसी को, किसी संस्थान को या किसी व्यक्ति को या किसी समूह, समुदाय को या किसी ग्रुप को गंदा या गलत ठहराने का कोई मकसद नहीं था। मेरा बस मकसद ये था कि जो भारतीय न्यायपालिका में लोप होल है, जो खामियां हैं, वो सही हो, ताकि जो देश की जनता परेशान है, जो उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते वो परेशान हो गए हैं, उनको न्याय मिल पाए। और न्याय का मतलब होता है 6 महीने के अंदर। अगर वो न्याय नहीं मिलता तो वो अन्याय है, फिर उसे न्याय का कोई मतलब नहीं है।
तो मेरे बात पे अमल करिएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।